फिर ऐसे में क्या करेगा किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाए। आज इस पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट शक्ति सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि सर आप समझ गए कि मैं और रतिका फेक एफआईआर के बारे में हम दोनों बात कर रहे थे। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति पर फेक एफआईआर हो जाती है, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, तो क्या लीगल रेमेडीज़ फॉलो की जा सकती हैं? देखिए, ऐसे केस में पहले तो ये देखना ज़रूरी है जो एफआईआर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कराई है उसमें उसने कथन क्या लिखा है, उसमें उसने जो कहानी लिखी है वो क्या है, और जो ऑफेंसेस अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर वो कैसे हैं, मतलब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। उसी के आधार पर ही ये तय किया जा सकता है कि आपकी रेमेडीज़ क्या होंगी। अगर सीरियस ऑफेंस है कि आपको बेल लेनी पड़ेगी, अगर माइनर ऑफेंसेज हैं तो आप क्वैशिंग में जा सकते हो 482 CRPC के अंदर, जो कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, जिसमें वो ये देखे अगर कि कोई भी ऐसी एफआईआर जो बिना किसी तथ्यों के या बिना किसी एविडेंस या रीजंस के है और कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टेड नहीं है, कुछ उसमें तथ्य नहीं है, तो वो उसको क्वैश भी कर सकता है। सो बेसिकली जो अभी हमने बात की कि झूठी एफआईआर, वो क्वैशिंग के आप कह रहे हैं कि उसमें ये सब उसमें क्वैशिंग कर सकते हैं आप, हायर अथॉरिटीज़ को इंटिमिडेट बता सकते हैं। इसके बाद आप उसमें रिट भी फाइल कर सकते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए कोई हुई है और वो इन्वेस्टिगेशन अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसके अंदर सिर्फ काम चलाओ इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो उसके लिए भी रिट फाइल की जा सकती है। तो ये सारी रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। आप क्वैश करवाइए, बेल के लिए जाइए, रिट फाइल कीजिए या हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कीजिए। तो यू मीन अगर जब हम रिपोर्ट लिखवाते हैं, एक जनरल आपसे सवाल कर रही हूँ कि जब हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, एफआईआर लिखवाने जाते हैं, तो क्या उससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, मतलब पुलिस करती है कि ये ठीक है कि नहीं? जब आप कंप्लेंट देते हैं तो प्री इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं कि कंप्लेंट देने के बाद और एफआईआर दर्ज होने के बीच में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जो ऑफेंसेस माइनर ऑफेंसेस हैं जिनमें आपको बेल मिल सकती है, उन केसेस में वो इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर एक्यूज्ड को वो नोटिस भेजती है 41A के अंदर और उनको बोलती है वो अपीयर हो उनके आगे और अपनी जो भी उन्होंने किया है करा है उसके लिए अपने वो दस्तावेज दिखाएं। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट जो भी उनके पास अवेलेबल होगा उसमें। तो फेक एफआईआर को रद्द करने का आवेदन करते समय कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जब आप फेक एफआईआर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है इस केस में कि हमें एक 482 की पिटीशन दायर करनी होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट उसके अंदर फिर देखता है कि जो ऑफेंसेस उन्होंने लिखे हैं क्या वो ऑफेंसेस मेड आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस तो नहीं है, जो एफआईआर दर्ज कराने का अवधि है वो और कितनी उसके अंदर, मतलब जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ है और उस दिन से जिस दिन एफआईआर हुई है कि इसके बीच में डिले है कि नहीं है, क्या इस जो व्यक्ति ने एफआईआर करवाई है इसका एक्यूज्ड के साथ कोई पहले से ही रिलेशन तो नहीं रहा है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या कोई सेटलमेंट हिस्ट्री इन लोग की चली आ रही है। ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए ही हाई कोर्ट मैटर के अंदर जाता है और फिर ये डिसाइड करता है कि क्या उसको क्वैश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जब अपना पिटीशन उसको संज्ञान लेता है उसके ऊपर, तब वो डिसाइड करता है कि इसके अंदर क्या तथ्य हैं क्या नहीं है। जी। और सर, ऑनरेबल हाई कोर्ट 482 CRPC के तहत अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करके किस तरह के डिस्प्यूट्स या फिर विवादों को रद्द कर सकते हैं? देखिए, जहाँ पे जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू विवाद हुए हैं, शादी जब होती है तो कोई लड़का लड़की के ऊपर मुकदमा कर देता है, लड़की लड़के के ऊपर मुकदमा कर देती है, फिर चेक बाउंसिंग वाले जो मैटर्स होते हैं आपके 138 में जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, ऐसे केसेस में क्वैशिंग हो जाती है। फिर जहाँ देखा जाता है कि टोटली ग्रॉस अब्यूज़ हुआ है प्रोसेस का, फिर जहाँ पर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जिसका फॉलो नहीं किया गया है, जैसे 482 की प्रोसीडिंग्स होती हैं CRPC में भगोड़ा घोषित करने की, उसकी भी एक प्रक्रिया, अगर उसको नहीं फॉलो किया गया तो ऐसे में क्वैश कर दिया जाता है। जहाँ पे भी प्रोसीजरल लिखना होगा वहाँ वो क्वैश कर सकता है, उसको क्वैश किया जा सकता है। इसके बाद फिर हाई कोर्ट जब इसको संज्ञान लेता है इसके ऊपर, तो अपने जो उनकी नज़ीर है, जो उनकी सारी जजमेंट्स हैं, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल को बेंचमार्क जजमेंट माना गया है, जिसके अंदर सारे रीजंस दिए हैं कि कब कब हाई कोर्ट एफआईआर्स को क्वैश कर सकता है। अच्छा, तो उनको फॉलो करते हुए, उस डिसीजन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि इनको क्वैश करना चाहिए या नहीं क्वैश करना चाहिए।
कि प्राइमा फेसी ऑफेंस आपका मेड आउट हुआ है कि नहीं हुआ है बेसिकली। ओके, अब जैसे हमने बात की थी कि आपस में कोई मतभेद होता है या ज़बरदस्ती भी किसी तरह की कोई लड़ाई या रंजिश, तो जैसे अगर किसी दो लोगों के बीच में मतभेद होता है तो कितना वक्त के अंदर हमें एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए? कोई एक टाइम लिमिटेड होता है या अगर आज लड़ाई हुई है तो उसके आप एक हफ्ते बाद भी जाकर करवा सकते हैं? आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एफआईआर दर्ज कराना जो डिले है ये बहुत ज़रूरी है। अगर डिले हो रहा है, सपोजिटली कोई डिले है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि वो डिले किस वजह से हुआ, क्योंकि वो बहुत जरूरी था। डिले कैन बी फेटल। अगर एफआईआर आपकी क्वैश कर दी जाती है सिर्फ डिले के बेसिस पे और आप डिले नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो वो एफआईआर को कोर्ट यही कंसिडर करेगा कि डिले का रीजन आप नहीं बता पाए हैं, आप इतना लेट क्यों आए हैं उसका रीजन आप नहीं समझा पा रहे हैं, फिर उसके जो कंटेंट्स हैं वो भी डाइल्यूट होने शुरू हो जाते हैं उसी वजह से। ओके, तो इसका मतलब फिर थोड़ा सा उसके अंदर कोर्ट को भी ये लगता है कि शायद इसमें कोई फेक हो सकता है, मैलाफाइड्स हो सकते हैं, अल्टीरियर मोटिव हो सकता है। ओके, इस वजह से ये एफआईआर की गई है। जी। अच्छा, अगर किसी भी एफआईआर को रद्द करने का क्या आधार होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज होती है क्या वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस तो नहीं है। मतलब उसको इसलिए तो नहीं किया गया है कि सामने वाले व्यक्ति को परेशान किया जाए, जस्ट बिकॉज कानून में एक प्रोविजन है, आप उसका फायदा उठा रहे हैं किसी सामने वाले व्यक्ति को परेशान करने के लिए, सबसे पहली चीज। दूसरा, क्या वो जो ऑफेंस उस एफआईआर में लगाए गए हैं, लिखे गए हैं, कहे गए हैं, क्या वो प्राइमरी रूप से दिखाई दे रहे हैं होते हुए? मतलब जो उन्होंने कथन लिखा है और जो कहानी बताई जा रही है, क्या पता वो अलग अलग हो, क्या उनमें सच्चाई है कि नहीं है। फिर ये देखा जाता है कि जब आपने ये सब बताया तो आपने उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा प्रूफ लगाया जिससे एस्टैब्लिश हो रहा हो कि ऑफेंस है कि नहीं है। ओके, इन सारी सिचुएशंस में हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ, अगर ये सारी चीजें मेट आउट नहीं होती हैं तो वो एफआईआर क्वैश कर दी जानी चाहिए। हाँ, और एक चीज और जरूरी है, जब एफआईआर क्वैशिंग की बात आती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कॉशियसली इसको डील करता है। ओके, क्योंकि कई बार एफआईआर इनिशियल स्टेज पे क्वैश कर दी जाती है, जब एफआईआर पूरी तरीके, जब चार्जशीट भी नहीं दायर हुई है, पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। कई बार ऐसी भी सिचुएशंस देखी गई हैं जहां इनिशियल स्टेज में एफआईआर क्वैश कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि आप इनिशियल स्टेज में एफआईआर क्वैश नहीं करेंगे, आप मिनी ट्रायल नहीं करेंगे। अच्छा, जी। और सर, ये किन बातों पर डिपेंड करता है कि एफआईआर को इनिशियली क्वैश किया जाएगा, मान लीजिए कि, या फिर बाद में उसको थोड़ा सा और समय दिया जाए और ज़्यादा जांच पड़ताल की जाए? देखिए, किसी भी ऑफेंस, जब कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है जी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखती है कि जो इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंसेस मिल रहे हैं वो सब्सटैंशिएट नहीं हो रहे हैं एफआईआर से। मैंने कहा कि मैंने किसी को मारा है, लेकिन ना मेरे पास उसका कोई ना मेरे से कोई रिकवरी हो रही है, ना कुछ हो रही है, और ये सिर्फ एक तरीके से फंसाने के लिए एफआईआर की गई है। जी। तो सर, जैसा कि आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात की, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या 482 सीआरपीसी के तहत किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा सकते हैं हम? जी, ये लगा सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट को पावर है, बट एट द सेम टाइम हाई कोर्ट को अपनी पावर्स एक्सरसाइज करने से पहले बहुत कॉशियसली इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। आप बिना देखे या बिना तथ्यों के अंदर गए उस पर स्टे नहीं लगा सकते। जब तक ये नहीं दिखाई देता कि ये एकदम ही ग्रॉस अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, तब तक हाई कोर्ट इसके इन्वेस्टिगेशन को स्टे नहीं करेगा। ओके, अगर कोई कंप्लेंट लिखवाने जाता है पुलिस स्टेशन में और पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल कर देती है, तो क्या उसके बाद भी एफआईआर को रद्द किया जा सकता है? जी बिल्कुल, रद्द किया जा सकता है। आनंद प्रसाद मोहता सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि अगर आपने 482 की पिटीशन डाली है और उस दौरान ही चार्जशीट भी आ जाती है तो एफआईआर क्वैश की जा सकती है, फॉर द रीज़न जब चार्जशीट आती है तो चार्जशीट में पूरी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने की होती है, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, वो उसका क्लियर ब्यौरा होता है। अगर चार्जशीट भी सामने आ जाती है कोर्ट के, तो कोर्ट और बेहतर तरीके से उसमें अपना व्यू बना सकता है कि क्या एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है, और उसी के आधार पे वो क्वैश करना या नहीं करना वो उसी पे डिसाइड किया जाता है। अच्छा, इसी पे एक और सवाल कि अगर कोई किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है और आपस में म्यूचुअल कंसर्न के बाद जो है वो कहते हैं कि नहीं अब हमें एफआईआर को वापस लेना है, तो क्या इमीडिएटली ऐसे लिया जा सकता है या कोई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? नहीं, ऐसे में देखिए, अगर कोई भी ऐसी एफआईआर होती है तो वो जब म्यूचुअल कंसेंट से वो एफआईआर क्वैश हो रही है तो उनको हाई कोर्ट में जाके ही 482 पिटीशन के अंदर वो एफआईआर क्वैशन करनी पड़ेगी। अच्छा, कोर्ट जाना ही पड़ेगा? कोर्ट जाना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है कि जी हमारे बीच में समझौता हो गया है। जैसे कोई
चेक बाउंसिंग के केसेस में होता है और इन सारी चीज़ों में। जी सर। और सर ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या किसी एफआईआर को पार्शियली यानी आंशिक रूप से क्या उसे रद्द कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल रद्द कर सकता है। अगर दो लोगों के बीच में आंतरिक समझौता हो गया है तो हाई कोर्ट उसको देखते हुए रद्द कर सकता है, बशर्ते वो समझौता क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि दोनों के बीच में जो विवाद था वो टोटली खत्म हो चुका है। और सर ये जो हमने बात की कि पार्शियली रद्द करना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या ये समझिए- बाद में लिया जाता है, क्या होता है इसमें? समझिए जैसे जहाँ 2-3 एक्यूज्ड हैं जी और एक कंप्लेनेंट है और उन 3 लोगों में से किसी एक व्यक्ति के साथ उसका समझौता होता है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो एफआईआर क्वैश कर दी जाती है। वो पार्शियल क्वैशिंग होती है। जी ओके जैसे लवीश सैलोत्रा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें ये हुआ है। और सबसे पहली चीज़, जब आप ऐसी पिटिशन दायर करते हैं तो आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका समझौता हुआ है, जो आपका एग्रीमेंट है कॉम्प्रोमाइज़ का, वो बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड होना चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ बताया गया हो। ओके तो अगर किसी दो लोगों के बीच में किसी तरह का कोई सिविल विवाद चल रहा है और उसमें से एक इंसान जानबूझ के जो है उसको विवाद को क्रिमिनल दिखाने की कोशिश करे और एफआईआर दर्ज करवा देता है, तो क्या वो एफआईआर क्वैश हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये देखिए, जब ऐसा विवाद ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने आता है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या ऑल्टरनेटिव रेमेडी है कि नहीं है। अच्छा। और जो ऑफेंस ये कह रहे हैं वो मेड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल्टरनेट रेमेडी का मतलब हो गया जहां पर आप किसी और रेमेडी को यूज, मतलब जैसे आपने एफआईआर कर दी, एक रेमेडी थी, ये क्रिमिनल रेमेडी, इसको क्रिमिनल कोर्ट में आपने इसको एक्सरसाइज कर लिया। आपका पैसा किसी से लेना है, वो पैसा बकाया है, तो उस केस में आप सिविल सूट भी फायर कर सकते हैं रिकवरी के लिए। तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है जहां पे आप ऑल्टरनेट रेमेडी है आपके पास। ये जो आपने सिविल और क्रिमिनल ट्रांजेक्शन्स की बात करी है, जैसे मेरा किसी के पास पैसा बकाया है और मैं उसके ऊपर क्रिमिनल केस कर देता हूँ, तो ऐसे केस में एफआईआर क्वैश हो जाएगी और कोर्ट मेरे को बोलेगी जो सिविल आपकी रेमेडी है आप उसको जाके अवेल कीजिए। जी। और सर अगर एफआईआर दर्ज करने में किसी तरह की देरी हो या फिर जैसे हम बात कर ही रहे हैं किसी पर फेक एफआईआर की जाती है, मतलब उसका दुरुपयोग किया जाए, तो इसे कानून कैसे देखता है? देखिए, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है भजन लाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है कि किन परिस्थितियों में एफआईआर क्वैश होगी। ये वही परिस्थितियां हैं जहां पे डिले हो गया, जहां पे ऑफेंस ही नहीं मेड आउट हो रहा, आप क्लियर एब्यूज दिखाई दे रहा है। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसका बहुत कड़ा रुख लेता है जब एफआईआर को क्वैश करता है। ओके तो अगर इन केस ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो एफआईआर क्वैशिंग पिटीशन को अनुमति नहीं देता, तो ऐसे में लीगल क्या टर्म्स हो सकते हैं? कानून कैसे मदद करता है इसमें? ऐसे में आप उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन में। अच्छा। जो आप हाई कोर्ट के ऑर्डर में, जब हाई कोर्ट अपना डिटेल्ड ऑर्डर पास कर रहा है कि वो एफआईआर क्यों नहीं क्वैश कर रहा, जैसे इनिशियल स्टेज पे एफआईआर क्वैश करने से मना कर देता है हाई कोर्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर मिनी ट्रायल हुआ है और कोर्ट ये देखता है कि ये एकदम ही बहुत इनिशियल स्टेज था क्वैश करते हुए, तो वो डेफिनेटली आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये सारे जो फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं उसको एक एक फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको डील नहीं किया गया है। बिल्कुल। मैं एफआईआर क्वैशिंग में जब अगर मैं कह रहा हूँ कि मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर को आपको टोटली समझाना पड़ेगा अपनी पिटीशन 136 एसएलपी के अंदर, आपको उसको बकायदा समझाते हुए कि क्या क्या लेक्यूना हुआ है उस इम्प्यूग्ड ऑर्डर में। तो सर जब भी किसी पर फेक एफआईआर होती है, अब हम सभी जानते हैं कि समाज में जैसा आप सबका एक रुतबा होता है, हमारी एक इमेज होती है, तो आपकी एक इमेज को वो इफेक्ट करता है, एक रेपुटेशनल क्राइसिस होता है वहाँ पर। तो क्या उस व्यक्ति को कॉम्पेंसेट भी किया जाता है जिस पर फेक एफआईआर ये साबित हो गया हो कि ये एफआईआर फेक है? देखिए, ऐसी परिस्थिति में जब आपके ऊपर एक फेक एफआईआर हुई है और वो एफआईआर क्वैश हो जाती है, तो आप मुकदमा कर सकते हैं सामने वाले के ऊपर। इसमें आपके रेस्क्यू के लिए आएगा सेक्शन 250 ऑफ सीआरपीसी, जो कहता है कि कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए अगर आपके ऊपर किया गया मुकदमा क्वैश हो जाता है, खत्म हो जाता है, आप एक्विट हो जाते हैं, तो आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ओके बिल्कुल। तो दर्शकों, हमने जाना कि महत्वपूर्ण है विषय इस बारे में बात करना कि अगर किसी पर फेक एफआईआर हो जाती है क्या किया जा सकता है, क्या रुख अपनाया जा सकता है और कैसे कानून आपकी मदद कर सकता है। ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एडवोकेट शक्ति सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।